नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने बेसिक क्लास पढ़ ली थी। उसके बाद हम आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र। किसकी बात करेंगे? नर प्रजनन तंत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष मेल होता है, ठीक है, या फिर ह्यूमन प्रजनन तंत्र कह सकते हैं। वो ह्यूमन क्या होता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। उनमें क्या होता है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। यानी महिला में एक अलग सेक्सुअल ऑर्गन है और पुरुष में एक अलग सेक्सुअल ऑर्गन है। यानी दोनों में एक अलग अलग सेक्सुअल, ऐसा नहीं है कि महिला में ही दोनों हो गए और पुरुष में भी दोनों हो गए, नहीं, दोनों में अलग अलग है। तो उनमें हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये होता कहां पे, इसकी लोकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोकेशन की। किसकी? लोकेशन की। यानी ये होता कहां पे? ये होता है पेल्विक रीजन में। कहां पे होता है? पेल्विक रीजन में। कहां होता है? पेल्विक रीजन में, या फिर जिसे कहते हैं हम श्रोणीय भाग। कहां होता है? श्रोणीय भाग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ एक समूह है जो किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो या फिर किसी स्पेशल कार्य को करे। जैसे मैंने आपको बताया था डाइजेस्ट सिस्टम, उसमें क्या था कि जो डाइजेस्ट का हमारा सारा ऑर्गन था, मुंह से लेके पेट, आंतें एग्जस्ट वगैरह करते थे, वो सारा एक सिस्टम में आ गया। ठीक है, उन सबसे मिलकर हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता था। वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कुछ ऐसे अंग हैं जिनसे मिलकर बना होता है। अगर इनमें से कुछ अंग ना हो तो ये सिस्टम कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं तो क्या होगा? तो होगा इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा? पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो वो होता है टेस्टिस। कौन होता है? टेस्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं? वर्षण। क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। वर्षण होता है हमारी बॉडी के अंदर, दो वर्षण होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं। उसकी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसको अगर बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही एक मेन मोटा है जिसको हमें पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से। इसके बाद 2 नंबर बात करते हैं, वो होती है एसेसरी डक्ट्स। क्या होता है? एसेसरी कौन है? एसेसरी डक्ट्स यानी सहायक नलिकाएं। सहायक क्या हुई? सहायक नलिकाएं। एक सेकंड होगा। तीन नंबर पे आता है मेल ग्लैंड्स। क्या होता है? मेल ग्लैंड्स यानी इन्हें कहते हैं पौरुष ग्रंथि। पौरुष ग्रंथि क्या कहते हैं? पुरुष ग्रंथि। नंबर पे 4 पे आता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। क्या होगा? एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया यानी बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में एक आता है अपना पेनिस। क्या आता है? पेनिस, जिसे हिंदी में कहते हैं शिश्न। क्या कहते हैं? शिश्न। तो इतने चीजों से मिलकर बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है? इतने चीजों से मिलकर बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या हो गया इसमें? एक बार बताता हूं।
पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आता है टेस्टिस। क्या आता है? टेस्टिस। ठीक, हमारी बॉडी के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। उसके बाद आता है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स ये 4 तरह की होती है। उसके बाद आता है मेल ग्लैंड्स, ये हमारी बॉडी में 3 होती है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, जिसके अंदर हम बात करेंगे सीसन की या फिर पेनिस की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करनी स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिस की। किसकी? वर्षण की। तो मैं एक बार थोड़ा सा नीचे वाला साफ कर देता हूं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे सबसे पहले टेस्टिस की। किसकी? टेस्टिस, वर्षण की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये होते कितने होते हैं। ये होते हैं 1 पेयर। कितने होते हैं? 1 पेयर या फिर नंबर ऑफ 2। कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं और जोड़े में 1 होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके लोकेशन की। किसकी? लोकेशन की, यानी जो अपना टेस्टिस होता है वो होता कहां पे है, यानी टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है? वो होती है स्क्रटम। स्क्रटम कह सकते हो, इसे अंडकोश कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अंडकोश कह सकते हो, स्क्रटम कह सकते हो, अंडकोश कहते हो, या फिर इसे कह सकते हो आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, या फिर इसे एक नाम वो देख सकते हो, वो कह सकते हो इसे उदर गुहा के नीचे। क्या कह सकते हैं? उदर गुहा के नीचे। अब आपके बहुत सारे सवाल हो गए। पहला सवाल तो ये हो गया कि सर ये आउटसाइड ऑफ बॉडी क्यों कहा इसे? ठीक है, जबकि सारे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी सारे सिस्टम, हमारा हर ऑर्गन बॉडी के अंदर होता है, तो ये बाहर क्यों है? उसका रीजन होता है कि जो टेस्टिस का मेन कार्य होता है वो होता है स्पर्म का निर्माण करना। किसका? शुक्राणु का निर्माण करना। और शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है, हमें उससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और वो किस लिए होता है? इसलिए ये आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है, जिसके कारण कम टेम्परेचर के कारण वहां पे क्या होता है? स्पर्म का अच्छे से निर्माण हो पाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई, सर ये उदर गुहा के नीचे लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये उदर गुहा के ऊपर भी हो? हाँ, बहुत से कुछ केस होते हैं जिनमें ये होता है ना, ये टेस्टिस उदर गुहा के ऊपर होता है। तो मैं आपको पॉइंट लगा के लिखा रहा हूं, आप लिख लो। जिन बच्चों के वर्षण उदर गुहा के ऊपर होते हैं, उन्हें क्रिप्टोचिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोचिड कहते हैं। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके टेस्टिस उदर गुहा के ऊपर की तरफ होते हैं, तो उन बच्चों को कहते हैं क्रिप्टोचिड। क्या कहते हैं? क्रिप्टोचिड। तो इनमें क्या होता है कि ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, क्योंकि इनके जो स्पर्म बनते तो हैं लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं होते। वो पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण क्या होगा? ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसके कार्य की। टेस्टिस का कार्य क्या होता है? किसकी बात करते हैं? कार्य की। तो इसका मेन मकसद कार्य होता है वो होता है शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण करना। किसका? शुक्राणु का निर्माण करना। इसके अलावा इसमें जो पुरुष हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एक कार्य होता है इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टो
तो कितने कार्य हो गए? 2 कार्य हो गए। एक तो क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण करना, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है कि वर्षण के अंदर शुक्राणु का होता कैसे है, वो भी बताओ। तो उसकी बात करते हैं। तो ये उसमें वर्षण में कुछ होती है नलिकाएं, ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ ग्रंथियां होती है जो सब मिलके इसका निर्माण करते हैं। तो हम बात करते हैं वर्षण की एनाटॉमी की। किसकी बात करते हैं? वर्षण की एनाटॉमी की। किसकी बात करेंगे? वर्षण के एनाटॉमी की, ठीक है। तो वर्षण के एनाटॉमी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये अपना कोई वर्षण है, ठीक है, क्या होगा? ये अपना वर्षण है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी झिल्लियां होती है पूरे के अंदर, ठीक है, वर्षण के अंदर पूरा वर्षण, ठीक है, ऐसे बहुत सारी झिल्लियां होती है। मैं इसको साफ कर देता हूं, थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं आपको मैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ झिल्लियां होती हैं और उसमें क्या होता है कि ऐसे इसके अंदर भी एक लेयर होती है ऐसे, ठीक है, क्या होती है? ऐसे लेयर होती है इसमें, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, एक ऐसे ही रफली डायग्राम बता देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। जो वर्षण होते हैं, वर्षण, उनमें होता है टेस्टिकुलर लूब। कौन होता है? कौन होता है? टेस्टिकुलर लूब, जिन्हें कहा जाता है वर्षण कोष। क्या कहा जाता है? वर्षण कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण कोष। और इन टेस्टिकुलर लूब के अंदर होता है, क्या होता है? इसके अंदर एक जालीदार संरचना होती है जिसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। एक वर्षण होता है, मैं आपको फिर से बताता हूं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 2 टेस्टिस। कितने होते हैं? 2 टेस्टिस, या फिर कह सकते हो एक पेयर होता है, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि टेस्टिकुलर लूब होते हैं। क्या होता है? टेस्टिकुलर लूब होते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा कोई टेस्टिस है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर ऐसे टेस्टिकुलर लूब होते हैं, ठीक है, ऐसे लूब होते हैं अलग अलग। और इन लूबों की संख्या कितनी होती है? एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 होते हैं, लगभग 250 लूब होते हैं एक वर्षण में। तो 2 में कितने हो गए? 500 हो गए। कितने हो गए? 250, सॉरी 500। तो एक वर्षण में कितने होते हैं टेस्टिकुलर लूब? वो होते हैं 250। और इस टेस्टिकुलर लूब में एक ऐसी संरचना होती है, ऐसे इसके पास में एक नली होती है। क्या होती है? नली होती है। उस नली को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, या फिर इन्हें कहते हैं शुक्रजनक नलिका। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। क्या कहा जाता है? शुक्रजनक नलिका। तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे, शुक्रजनक नलिका, यानी जो शुक्राणु का निर्माण करे।
कौन सी नलिका? जो शुक्राणु का निर्माण करे। अब क्या होगा कि अब टेस्टिस की एनाटॉमी में क्या होगा कि ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल है, यानी वसन कोश है, इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम की जो जालिका है या फिर नली है, उस नली में क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा, इनमेच्योर शुक्राणु का। यानी यहां पे क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। कहां पे होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नली है ना, यहां पे क्या होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। क्या होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म्स का या फिर शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत सी कंप्यूटर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि स्पर्म का निर्माण कहां होता है? वो होता है शुक्रजनक नलिका या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां? शुक्रजनक नलिका या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जब हमने टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ी तो उसमें ये नलिकाएं बनी होती है, ये 3 तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। कितनी है? 3 तरह की। यानी टेस्टिस के अंदर 3 तरह की कोशिका होती है। कितनी होती है? 3 तरह की कोशिका होती है। कौन सी होती है? सबसे पहले होती है जर्म सेल्स। कौन सी होती है? जर्म सेल। ठीक है, उसके बाद होती है साइटोलिक कौन सी होती है? साइटोलिक सेल्स कौन सी होती है? साइटोलिक सेल्स कौन सी होती है? साइटोलिक सेल्स। इसके बाद होती है एक होती है लीडिंग सेल्स। लीडिंग कौन सी होती है? एक तो होती है जर्म सेल, एक होती है साइटोलिक सेल्स और एक होती है लीडिंग सेल्स। कौन सी होती है? लीडिंग सेल्स। और इसके अलावा जो हमने जर्म सेल पढ़ी इसे ही कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इससे बात करते हैं इनकी फंक्शन की क्या क्या कार्य होता है। अब आप बहुत अच्छे से सुनना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म का निर्माण कहां पे होता है, तो वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहां पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। मैंने ये पूछा कि स्पर्म का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। कौन करता है? जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। तो इसका मतलब क्या होगा? ये करते हैं शुक्राणु का निर्माण। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक नाम लिखा साइटोलिक। कौन लिखा? साइटोलिक सेल्स। साइटोलिक होगा, साइटोलिक नहीं होगा, साइटोलिक सेल्स। ये क्या करेगा? इन स्पर्म्स को ऊर्जा देगा। क्या देगा? ऊर्जा देगा या फिर न्यूट्रिशन देगा। क्या करेगा? इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। इसके अलावा एक हो गई लीडिंग सेल्स। ये क्या करेगी? ये करेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करेगी। किसका करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक दो वर्षन फिर से बता देता हूं कि सबसे पहली बात, वर्षण कितने होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर वर्षण होते हैं 2 या फिर टेस्टिस 2 होते हैं, एक पेयर होता है। लोकेशन कहां होती है? सेक्रेटम, अंडकोश, आउटसाइड बॉडी या फिर उदर गुहा के नीचे। जिन बच्चों में ये टेस्टिस उदर गुहा के ऊपर हो उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोचाइल्ड। ठीक है, उदर गुहा बॉडी से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें शुक्राणु बनने के लिए इनमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं और इसके कारण यहाँ पे अच्छे से स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जिन। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? एक तो होता है शुक्राणु का निर्माण करना और एक जो पुरुष हार्मोन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण करना। आगे बात करते हैं तो हम वृषण की एनाटॉमी पढ़ते हैं
तो वर्षण में लगभग एक वर्षण में लगभग 250 टेस्टिकुलर लूब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लूब होते हैं यानी अंडकोश होते हैं, सॉरी वर्षण कोश होते हैं। क्या होते हैं? वर्षण कोश होते हैं। और हर वर्षण कोश के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, या फिर झिल्ली या फिर एक नली या फिर जालिका कह सकते हैं, जिसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनिका नलिका, जिसमें क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, यह तो हुई इसकी नलिका। इसके बाद बात करते हैं तो इस नलिका, जो नलिका बनी है वो 3 तरह की सेल से बनी होती है, जिसमें एक सेल्स होती है जर्म सेल्स, जिसे रोगाणु कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जो क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। होता कहां पे है? शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक नलिका में। करता कौन है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, इसके अलावा एक होती है सर्टोली सेल्स। क्या होती है? सर्टोली सेल्स। ये क्या करती है? स्पर्म यानी शुक्राणु का पोषण देती है। इसके बाद एक होता है लीडिंग सेल्स, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो ये तो हो गया अपने टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बारे में हमने सब कुछ एनाटॉमी वगैरह इतना ही पढ़ा। तो हमने 1 नंबर टेस्टिस बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया था, वो बताया था मैंने एसेसरी डक्ट्स। क्या बताया था? एसेसरी डक्ट्स। उसके बारे में बात करते हैं। क्या है? 2 नंबर थी अपनी सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं, तो मैं सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं? वो होती है 4 प्रकार की नलिकाएं होती हैं सहायक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि शुक्राणु बनते कहां हैं? वो बनते हैं सेमनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणु बनते हैं। वहां से शुक्राणु कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? वहां से जाते हैं टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लूब्यूल। कहां जाते हैं? टेस्टिकुलर लूब्यूल में। ये तो 2 होगी टेस्टिस के अंदर की नलिकाएं। कितनी होगी? 2 टेस्टिस के अंदर की नलिकाएं। इन नलिकाओं में बनने के बाद क्या होता है कि यहां से जो शुक्राणु बने वो निकलते हैं टेस्टिस से बाहर और शिशन की तरफ चलते हैं। कहां से? टेस्टिस से बाहर, शिशन की तरफ। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर आती है, एक आती है, वो होती है रेटे। कौन सी होती है? रेटे टेस्टिस। सबसे पहले जो डक्ट आती है वो होती है रेटे टेस्टिस, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है शुक्र जालिका। क्या कहते हैं? शुक्र, सॉरी, वर्षण जालिका। क्या कहते हैं? वर्षण जालिका। क्या कहते हैं? वर्षण जालिका। क्या कहते हैं? वर्षण जालिका। इसके बाद क्या होता है कि ये जो क्या हो रहा है, जो शुक्राणु बने थे वो क्या करते हैं? रेटे टेस्टिस से कहां चले जाते हैं? वो चले जाते हैं वासा। कहां? वासा इफ्रंटल। कहां चलते हैं? वासा इफ्रंटियन में चले जाते हैं। कहां चलते हैं? वासा इफ्रंटियन में चले जाते हैं, फ्रंट में चले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है क्या? शुक्र वाहिकाएं। शुक्र जिन्हें क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिकाएं। इसके बाद जो वर्षण, सॉरी, स्पर्म थे वो चले जाते हैं एपिडाइडमिस में। कहा चले जाते हैं? एपिडाइडमिस में, जिसे कहा जाता है अधि
क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अधिवर्षण। एक मिनट रुकना। तो क्या हो रहा है कि जो टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल थे वहां से कहां गए, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस में वसा इफ्रेंटियन यानी शुक्रवाहिकाओं में, वाहिकाओं में एपिडाइडिस यानी अधिवर्षण में, और यहां से कहां जाता है, वो जाता है वास डिफरेंस में। डिफरेंशियंस में कहां जाता है, वास डिफरेंस में कहां जाता है, वास डिफरेंस। कहा जाता है वास डिफरेंस में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शुक्र वाहिनी। किसे कहा, जिसे कहा जाता है शुक्र, और यहां से कहा जाता है, यहां से चला जाता है पेनिस में। कहां से, कहां चला जाता है, पेनिस में। तो क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्ष शुक्राणु का निर्माण कहां हो, वो वर्षण में हो। वर्षण में क्या, वर्षण से क्या गया, ये चला गया एसेसरी डक्ट्स यानी सहायक नलिकाओं में। सहायक नलिकाओं में सबसे पहले क्या हुआ, रेटिटेस्टिस थी, उसके बाद थे वासा एफरेंटियन, उसके बाद एपिडाइडिमिस, और उसके बाद वास डिफरेंस में। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, वहां से टेस्टिकुलर में गया। टेस्टिकुलर हमारी बॉडी में कितने लूप कितने होते हैं, लगभग 250। एक शुक्राणु में, तो दो में कितने हो गए, 55,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 500 हो गए दो में। उसके बाद यहां से क्या हुआ, सहायक नली में। सहायक नली पहली कौन सी थी, वो थी रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस यानी वर्षण जालिका। इनमें जाने से क्या हुआ, इसमें जाने के बाद क्या होगा, ये चला गया वासा एफरेंट में। कहां चला गया, वास एफरेंट में यानी शुक्र वाहिकाओं में। और यहां से कहा गया, ये गया एपिडाइडिमिस यानी अधिवर्षण में, और अधिवर्षण से यह कहां चला गया, वास डिफरेंस में यानी शुक्र वाहिनी में चला गया। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, ये जो शुक्राणु जाएगा पेनिस में। जाने से पहले क्या होगा कि हमारे और 3 पुरुष ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, 3 पुरुष ग्रंथियां होती है। उन तीनों पुरुष ग्रंथियों से जो भी रस आएगा उस शुक्राणु में मिलेगा और उसको एक चिपचिपा द्रव बना देगा, और वो हमारी बॉडी से पेनिस से बाहर निकलता है, जिसे कहा जाता है वीर्य। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो अब तो जो भी बाकी बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।